हेलो फ्रेंड्स, जीव विज्ञान की सीरीज का 10th चैप्टर है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था और इसका कार्य शरीर में रक्त का संचरण करना है। और इसके भाग कौन कौन से हैं? हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियाँ। आगे चलते हैं, हम मानव हृदय के बारे में पढ़ लेते हैं। मानव हृदय 4 कक्ष में विभाजित होता है, 2 आलिंद और 2 निलय, और इसका वजन लगभग 250 से 300 ग्राम तक होता है और यह सामान्यतः 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। आगे चलते हैं हम। इसकी अवस्थिति अर्थात यह छाती के मध्य थोड़ा बाईं ओर पाया जाता है और यह पेरिकार्डियम, जिसे हृदय आवरण कहते हैं, उससे घिरा हुआ होता है। इसमें पेरिकार्डियल द्रव्य पाया जाता है जो बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है और इसका कार्य पंप की तरह शरीर के अंगों को रक्त पहुंचाना होता है। हृदय का कार्य शरीर के अंगों को रक्त पहुंचाना होता है। आगे चलते हैं, हम त्रिवलनी कपाट के बारे में पढ़ते हैं। जो त्रिवलनी कपाट होता है यह दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच स्थित होता है और जो द्विवलनी कपाट होता है यह बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच स्थित होता है। आगे चलते हैं, हम रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ते हैं। रुधिर वाहिनियाँ, वेन और आर्टरीज। जो वेन है, जिसको सिराएं बोलते हैं, ये सामान्यतः नीले रंग का होता है और इसमें वाल्वों की उपस्थिति होती है। इसकी दीवारें पतली होती हैं और अधिक चौड़ी होती हैं। इसका कार्य शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाना होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाना होता है और यह अशुद्ध रक्त का वहन करता है। जो वेन होता है ये अशुद्ध रक्त ले जाता है, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। जो पल्मोनरी वेन होता है, जिसे फुफ्फुसीय सिरा बोलते हैं, वो फेफड़ों से हृदय की ओर बाएं आलिंद को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है, अर्थात हमें शुद्ध रक्त की आपूर्ति करता है। आगे चलते हैं, हम आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं। जो आर्टरीज है इसमें वाल्व नहीं पाया जाता। इसकी दीवारें मोटी और सक्रिय होती हैं। इसका कार्य हृदय से शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना होता है, अर्थात आर्टरीज हमें शुद्ध रक्त प्रदान करता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है। जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं वो दाहिने निलय से फेफड़ों को अशुद्ध रक्त पहुंचाते हैं। आगे चलते हैं, हम मानव रुधिर के घटक पढ़ लेते हैं। मानव रुधिर में क्या क्या पाया जाता है? मानव रुधिर, जिसमें प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड कार्पसेल्स 45% होता है। प्लाज्मा में 91% जल होता है और कुछ अकार्बनिक पदार्थ और कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे यूरिया, सोडियम एक्सेट्रा वगैरह। और जो ब्लड कार्पसेल्स होता है इसमें प्लेटलेट्स, लाल रुधिराणु जिसे आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रुधिराणु जिसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ब्लड कार्पसेल्स में रुधिराणु पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ब्लड कार्पसेल्स में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स पाए जाते हैं और सबसे कम डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिराणु पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, जिसे रक्त या फिर रुधिर बोलते हैं। जो रक्त होता है, रक्त में आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पाए जाते हैं और ये कुछ डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है। पुरुष की तुलना में महिलाओं में 1 लीटर कम रक्त पाया जाता है। 1 लीटर कम रक्त पाया जाता है। हमने रुधिर के भाग पढ़े ही, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा लगभग 55% होता है और रुधिराणु 45% होता है। जो ब्लड होता है ये तरल संयोजी ऊतक होता है और इसका पीएच मान होता है जो वो 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अगर 7 है तो उदासीन होगा और अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा और अगर 7 से ज़्यादा है पीएच लेवल तो वो क्षारीय हो जाएगा। वयस्क मनुष्य में 5 से
6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। आगे चलते हैं हम वाइट ब्लड कार्पसेल्स के बारे में जानते हैं। जो वाइट ब्लड कार्पसेल्स है इसका दूसरा नाम सैनिक या फिर वीर सिपाही है और इसका कार्य क्या है? रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना। यह हमें रोगों से बचाता है। और जो ये 2 प्रकार का होता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है और इसमें बेसोफिल पाया जाता है जो सबसे कम होता है और न्यूट्रोफिल जो सबसे अधिक होता है। आगे चलते हैं हम। ये रक्त में कितना पाया जाता है ये भी जान लेते हैं हम। ये लगभग 5 से 11,000 प्रति घन मिलीलीटर पाया जाता है और इसकी अधिकता से हमें ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर हो जाता है। अगर हमारे शरीर में WBC की मात्रा कम हो जाती है तो ल्यूकोपीनिया हो जाता है और अगर हमारे शरीर में WBC बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है तो हमें ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकीमिया बोलते हैं हो जाता है। और WBC के बारे में और हम जान लेते हैं। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है और इसकी मृत्यु रक्त में होती है। और WBC के कमी से होने वाले रोगों के बारे में जान लेते हैं। एड्स हुआ, HIV वायरस इसी के कारण होता है और इससे ब्लड कैंसर होता ही है। और विटामिन A जो होता है वो रक्त में WBC की मात्रा को बढ़ाता है। आगे चलते हैं हम। रेड ब्लड कैप्सूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स इसकी लाइफ कितनी होती है? 1 to 20 डेज। कितनी होती है? 120 दिन की होती है और कुल रुधिर का 40% व कुल रुधिर का 90% होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और इसमें हीम नामक एक पदार्थ उपस्थित होता है जिससे हमारे शरीर का जो ब्लड होता है वो रेड होता है, लाल होता है। और इसका ये कितना होता है ये भी जान लेते हैं। लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है। RBC के बारे में और जान लेते हैं हम। इसका भी निर्माण बोन मैरो में ही होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा, जिसे स्प्लीन बोलते हैं, इसकी मृत्यु होती है। इससे RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लीहा को। और इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवाहन करना होता है। और RBC की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? एनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, जिसे अरक्तता भी बोलते हैं। पीलिया, जिसे जॉन्डिस भी बोलते हैं, इसमें पीलिया हो जाता है। और ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो केवल कशेरुकियों में के रक्त में उपस्थित होते हैं। और इसका हमने बताया ही कि इसकी मृत्यु तिल्ली या प्लीहा द्वारा पुरानी रक्त कोशिकाओं का नाश होता है और इसका विकास बोन मैरो में होता है और इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। आगे चलते हैं हम। प्लेटलेट्स के बारे में जान लेते हैं। प्लेटलेट्स इसका कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है और इसमें रक्त की मात्रा जो होती है 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है। और इसका कार्य क्या होता है ये भी जान लेते हैं हम। शरीर में लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना और और जब हमें चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी आ जाती है तो हमें प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। जो डेंगू होता है एडीज एजिप्टिस मच्छर के काटने से होता है। और आपको पता है मानव शरीर में खून हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। आगे चलते हैं हम। मैनोमीटर के बारे में जान लेते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका कार्य रक्तदाब का मापन अर्थात ब्लड प्रेशर को मापना होता है।
सामान्य रक्तचाप देख लेते हैं हम। जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है तो 115 to 120 mmHg होता है, और जब प्रसारण में डायस्टोलिक प्रेशर होता है तो 75 to 80 mmHg होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। आगे चलते हैं हम। रक्त समूह ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ब्लड ग्रुप होता है ये हमारे लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ग्लाइकोप्रोटीन में भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण हमारे ब्लड ग्रुप भी अलग अलग हो जाते हैं। इस ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसकी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, 1900 में की थी। और सारे ब्लड ग्रुप जान लेते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। इसमें RH फैक्टर होता है जिससे लैंडस्टीनर और वीनर ने खोज की रीसस नामक बंदर में। लैंडस्टीनर और वीनर ने खोज की रीसस बंदर के रक्त में। आगे चलते हैं हम, सारे ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप AB। आगे चलते हैं हम, देखते हैं प्लाज्मा में हमारी एंटीबॉडी पाई जाती है। और RBC में हमारी एंटीजन पाई जाती है, जिससे हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। ब्लड ग्रुप ए है उसमें A एंटीजन पाया जाएगा, लेकिन जो एंटीबॉडी होगी वो B होगी। ब्लड ग्रुप जो B है उसमें एंटीजन B पाया जाएगा और एंटीबॉडी A होगी। और जो ब्लड ग्रुप O है उसमें एंटीबॉडी A और B पाया जाएगी, लेकिन इसमें ब्लड जो एंटीजन है वो नहीं पाया जाएगा, अनुपस्थित रहेगा। और जो हमारा ब्लड ग्रुप AB है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, अनुपस्थित होगा। और उसमें RBC में एंटीजन और A और B पाया जाएगा। आगे चलते हैं आगे हम जानते हैं कि माता पिता के ब्लड ग्रुप से कैसे बच्चों के ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। चलिए हम सारी कंडीशंस देख लेते हैं। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप वो है, ब्लड ग्रुप O और O है, तो क्या क्या आने वाले संतानों के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं? तो जो संभव है कि ब्लड ग्रुप हो सकता है वो O ही है, और असंभव क्या है? A, B और AB। अगर पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप दोनों के O और O हैं तो सिर्फ उनके आने वाले संतानों में O ब्लड ग्रुप ही पाया जाएगा, A, B और AB कभी नहीं पाया जाएगा। और अगर माता का ब्लड ग्रुप A और पिता का ब्लड ग्रुप A है, माता का ब्लड ग्रुप O और पिता का ब्लड ग्रुप A है, तो संभव क्या हो सकता है? O और A। और क्या नहीं संभव होगा? B और AB। B और AB कभी नहीं हो सकता। और A है, माता का भी ब्लड ग्रुप A है और पिता का भी ब्लड ग्रुप A है, तो संभव है O और A, और B और AB कभी नहीं होगा। आगे चलते हैं हम, देखते हैं कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप O और B है तो संभव क्या होगा? O, B और A और B कभी नहीं पाया जाएगा। अगर B और B है तो O भी पाया जाएगा, A और B कभी नहीं पाया जाएगा। आगे चलते हैं हम, देख लेते हैं कि अगर माता का ब्लड ग्रुप A और पिता का ब्लड ग्रुप B है तो क्या संभव हो सकता है? O भी पाया जाएगा, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और A, B भी हो सकता है। और असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं पाया जाएगा, सारे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं अगर पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप A और B हैं। और अगर O और AB है तो संभव क्या है? A और B हो सकता है, O और AB कभी नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, अगर A और AB ब्लड ग्रुप है, B और AB ब्लड ग्रुप है, AB और AB ब्लड ग्रुप है, तो क्या संभव हो सकता है कि बच्चों में आने वाली संतानों में ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, लेकिन O ब्लड ग्रुप कभी नहीं पाया जाएगा। आगे चलते हैं हम, ये देख लेते हैं कि
कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप का ये देख लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है और कौन सा सर्वग्राही है। देख लेते हैं हम। जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए से ब्लड ग्रुप ले सकता है, लेकिन बी से नहीं ले सकता है। ए बी से ले सकता है और ओ से नहीं ले सकता है। मतलब जो ए ब्लड ग्रुप है वो ए को दे सकता है लेकिन बी को नहीं दे सकता है। ए बी को दे सकता है लेकिन ओ को नहीं दे सकता है। बी ब्लड ग्रुप है, ये ए को नहीं दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है लेकिन ओ को नहीं दे सकता है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो ए को नहीं दे सकता है, बी को नहीं दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को नहीं दे सकता है। आगे चलते हैं। जो ओ है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को तो दे ही सकता है। इसीलिए ए को जो ओ ब्लड ग्रुप है इसको सर्वदाता कहते हैं और जो ए बी है इसे सर्वग्राही कहते हैं। आगे चलते हैं हम। ये आप देख सकते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसे सर्वग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स माना गया है और जो ओ ब्लड ग्रुप है इसे सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। आगे चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। रक्त समूह का एक आनुवंशिक लक्षण है, यह किसने बताया है? रक्त समूह एक आनुवंशिक लक्षण है, ये किसने बताया है? बर्नस्टीन ने 1924 में बताया। प्रतिजन एंटीजन जिस रूप में होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। एंटीबॉडी जिस रूप में होती है उसे प्रोटीन बोलते हैं। WBC का व्यास होता है लगभग 7 माइक्रोमीटर, मतलब 0.007 मिलीमीटर। रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण हेतु कौन उत्तरदायी है? लिम्फोसाइट्स। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनिजन को फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है? थ्रोम्बिन। आगे चलते हैं हम। ब्लड ग्लूकोज, रक्त में शर्करा देख लेते हैं। इसको किसके द्वारा मापा जाता है? ग्लूकोमीटर। इसको मापने का यंत्र कौन सा है? ग्लूकोमीटर। सामान्यतः यह 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है और इसकी इकाई इसको किस में मापा जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। और ये इंसुलिन के नियमन हेतु उत्तरदायी, जो इंसुलिन है एक हार्मोन है, इसके नियमन के लिए इस हार्मोन के लिए उत्तरदायी है। और इसके ज़्यादा होने से कौन सा रोग हो जाता है? मतलब अधिकता होने से मधुमेह, जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं। और इसकी कमी से हाइपोग्लाइसीमिया क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज की वजह से। आगे चलते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कनें जो हैं वो 1 मिनट में लगभग 150 बार धड़कती हैं। वयस्क मनुष्य में मैंने बताया है 70 to 75 टाइम्स। हृदय की धड़कनों का नियमन कौन करता है? साइनो आरिकुलर नोड, जिसे सैन बोलते हैं। साइनो आरिकुलर नोड होता है दाहिने आलिंद की दीवार पर। हृदय की दर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन। नोट्स हैं, अम्लीयता से हृदय गति बढ़ती है और क्षारीयता से कम होती है। अम्लीयता से हृदय गति बढ़ती है और क्षारीय से कम होती है। हम लसिका परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। लसिका, लिम्फ। जो लसिका है ये अंतराकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाला पीला द्रव है। इसका संचरण ऊतकों से हृदय की ओर होता है। इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? इसका निर्माण केंद्र क्या देख लेते हैं। संगठन है ऑक्सीजन, लिम्फोसाइट्स और वसा आदि। इसका निर्माण केंद्र लिम्फोसाइट्स है। इसका कार्य क्या है? रोग से प्रतिरोधक क्षमता मिलता है, मतलब रोगों से हमारी रक्षा करता है।
लिम्फोनोड द्वारा धूल के कण कैंसर कोशिकाओं एवं जीवाणु विषाणु आदि को छानकर अलग करता है और यह घाव भरने में सहायता करता है। यह टिश्यूज से पदार्थों के शिराओं वेन्स में परिसंचरण में सहायक है। बस आज के लिए इतना ही और हम इस सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।